अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें, अपडेट्स और मेरा एनालिसिस आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। खबरें हैं जनाब, अडयाला जेल से भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर आई है। इमरान खान साहब की मरकजी अपीलें जो हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और बहुत से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसके ऊपर बड़े हैरान भी हैं और कुछ लोग पुरुम्मीद हो चुके हैं कि खान साहब की रिहाई का वक्त करीब आ गया है और अगर ये अपीलें फिक्स हो गई हैं और इनके ऊपर आगे कार्रवाई बढ़ती है, इमरान खान साहब इसमें बरी होते हैं, तो फिर इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी और वो फिर ईवान का हिस्सा बनने के लिए अहल भी हो जाएंगे। तो क्या ये वाकई कोई मैजिक है कि इस तरह से हो गया? इसके ऊपर जरा डिटेल में आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करूंगी। फिर जनाब कुछ बात करेंगे कि जो सूरत हाल है इंटरनेशनली उसमें कितना प्रेशर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्ड कर पाएगी, क्योंकि कुछ अमेरिकन की जानिब से, अमेरिकन सेनेटर्स की जानिब से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को जो खत लिखा गया वो कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर जो मूडीज़ की रिपोर्ट थी वो क्या कह रही है। ओवरऑल जो इस वक्त हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात होंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब जिक्र करेंगे कि क्या ऑपोजिशन लीडर के ऊपर बड़ी बात हो रही है कि किसको होना चाहिए, तो अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगी और अपनी चॉइस भी आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि ओवरऑल अब होता हुआ नज़र क्या आ रहा है, पीटीआई की स्ट्रेटजी है क्या और किस तरह से उसको अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ है जी आज इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब से मुतालिक कुछ खबरें। एक तो जनाब पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अडयाला से एक बड़ी तशवीशनाक खबर ये आई कि वहां पर कोई हंगामा मचा और कुछ आपस में कैदियों की लड़ाई हो गई, जिसके बाद एक कैदी मारा गया और 2 के करीब जख्मी भी हुए हैं और काफ़ी वहाँ पे तशवीशनाक सूरत हाल थी। और फिर अब जाहिर है इस पर बहुत से लोग परेशान हो रहे थे कि सिक्योरिटी की अगर ये सिचुएशन है कि कैदी आपस में लड़ कर एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ऐसे में फिर सबको तशवीश लाहक हो जाती है कि इस हाई प्रोफाइल जेल में, अडयाला जेल में, इमरान खान साहब भी मौजूद हैं और भी दीगर अहम सियासी क़यादत जो है इस वक्त मुक़य्यद है। तो ऐसी सूरत में अगर सिक्योरिटी की ये सिचुएशन है तो फिर बात किधर जाए। कुछ मनाजिर भी देखने में आ रहे थे कि जो ये कैदी के लवाहिकीन थे वो किस तरह तड़प रहे थे और बददुआएं दे रहे थे अडयाला की पुलिस को और सिक्योरिटी इंतजामात को। तो ये सब बड़ा तशवीशनाक था। कुछ लोग तो इसमें साजिश का एलिमेंट भी तलाश कर रहे थे कि क्या ये कोई ट्रेलर है, ये कोई ग्राउंड बनाया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इस किस्म का आगे कोई वाकया ना पेश आ जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीज़ थी। बज़ाहिर यही लग रहा है, जो उसकी तफसीलात शेयर हो रही हैं, कि ये आपस में कैदियों की एक लड़ाई हुई है और उसके बाद एक जो कैदी है उस मार कुटाई में उसकी जान चली गई। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो इमरान खान साहब का बैरक है या उनका जो सेल है जिसमें वो कैद हैं, वो एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन में है। वो आम कैदियों से थोड़ा सा हटकर जगह है और इसलिए वहाँ पर उस तरह से इतनी रसाई नहीं है कि हर कोई जो भी कोई उठ के आ जाए और वो आके कुछ भी अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर सके। तो ऐसी फिलहाल तो कोई तशवीश की बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई की सफ़ों में ओवरऑल एक तशवीश इससे ज़रूर फैली है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिन लोगों ने उन्हें वहाँ पर रखा हुआ है उन्हें भी पता है कि वो इस वक्त रियासत की तहवील में है, चूंकि तो उनकी पूरी जो जिम्मेदारी है जान की वो इस वक्त रियासत के ऊपर आती है। और अब जो कुछ सामने आ चुका है उसके बाद तो किसी को इस बात में कोई मेरा ख्याल है खदशा बाकी नहीं रह गया है कि खान साहब के हवाले से कोई भी खुदा न खास्ता तशवीशनाक बात होती है, उनकी सेहत के हवाले से कुछ भी, तो सब लोग उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, जो सपोर्ट है, वो अब 8 फरवरी को सबने देख ली है। तो बहरहाल जी फिर भी सबको इस बारे में तशवीश ज़रूर हुई। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि सियासी महाज पर क्या कुछ हो रहा है। जनाब सियासी महाज बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ्रंट फुट पर नज़र आ रही है और फ्रंट फुट पर रहना उनकी चॉइस भी है और उनकी मजबूरी भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि अगर वो इस सारे मामले के ऊपर अभी खामोश हो जाते हैं या कोई लचक दिखाते हैं तो फिर आप समझ लें कि उनकी मंजिल दूर हो जाएगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है इस वक्त जो चल रहा है, क्योंकि हुकूमत जो है इस वक्त उसके ऊपर बड़ा, आने वाली हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर है। इंटरनेशनली लोग इसको अजीब तशवीशनाक नज़रों से देख रहे हैं, मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंटरनली लोगों के अंदर एक बहुत नफरत भी है और गुस्सा भी है। मैंडेट चोरी का अभी ताज़ा बात है, तो शायद उसका रिएक्शन भी जो है लोगों का
अलग किस्म का है और विद टाइम वो ऑटोमेटिकली जाहिर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर अपनी रूटीन में लग जाते हैं और मायूस भी हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ उनकी उस तरह से जज्बा बाकी नहीं रहता है। तो इस वक्त का जो टाइम है अगले 1-1.5 महीने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब पीडीएम की पहली हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी शुरू के जो 2-3 महीने थे मुसलसल, उसमें इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका था कि ये बात हो रही थी कि अभी गए, अच्छा जी तकरीर तैयार होगी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थ्रू आउट चल रही थी। लेकिन अल्टीमेटली जब वो टाइम निकल गया तो फिर वो लोग सेट होने में और फिर अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो गए। तो अब अगर इन्हें पाँव जमाने से पहले ही पीटीआई ने नहीं जमने दिए पाँव और प्रेशर बढ़ा के रखा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए चलना। लेकिन अगर एक दफ़ा ये लोग जम गए, सेट हो गए और फिर आगे की बहुत सारी ऐसी तैनातियां और बड़ी ऐसे फैसले हैं इंपॉर्टेंट, तो जिसके बाद फिर पीटीआई के लिए मजीद बड़ा मुश्किल हो जाएगा वापस गेम में आना और अपने मैंडेट को वापस पाना। तो इसलिए इस वक्त ही जो इनकी मेक और ब्रेक सिचुएशन है इसमें पूरा जोर लगाना होगा पीटीआई को, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो इसके लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हफ्ते को जो एहतजाज की स्ट्रेटजी है उसका भी मकसद यही है कि एक सड़कों के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया जाए और इसके साथ साथ जो ऐवान में आज शोर हंगामा था, ये आपको एक और इसका एहतजाज का तरीका नज़र आता है, एक और प्रेशर बढ़ाने का एक तरीका नज़र आता है और उसने काफ़ी काम किया। देखिए ये बात मानने वाली है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के इजलास में जिस तरह से टफ टाइम दिया है उसने यकीनन डिफेंसिव किया है पीएमएलएन को भी और बाकी इत्तेहादी जमातों को भी। तो अगर ये इनका सिलसिला जारी रहता है, पीडीएम की जो पहली हुकूमत थी उसने एक नामुकम्मल असम्बली में हुकूमत पूरी की थी अपनी और 16 महीने कोई उनके पास अपोजिशन नहीं थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो अब ये देखना होगा कि इस बात को कितना पीटीआई जो है वो यकीनी बना सकती है कि इनके लिए चलना मुश्किल करे। लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो खबरें हैं, जो उमर अयूब साहब भी ऐलान कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। इनका इरादा यही है कि उन्हें टफ टाइम देना है। अब वो कितना दे सकेंगे, किस हद तक कामयाब हो सकेंगे, ये एक बहरहाल अलग सवाल है। टफ टाइम देने के लिए एक जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंटरनेशनली ये लोगों को इंगेज कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी, और उसके साथ साथ अब अमेरिकी सेनेटर्स की तरफ से जो एक ख़त लिखा गया है, ये ख़ास तौर पर इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो पाकिस्तान की ओवरसीज़ कम्युनिटी है, बाकी जो जगहों पर रहती है और इनफैक्ट यूएस में भी ज़ाहिर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और उनकी तरफ से जो डिमांड्स गई हैं, तो उसके बाद जो अमेरिकी सेनेटर्स हैं उनकी तरफ से भी इसके ऊपर एक जाहिर है उन्होंने एक ख़त लिखा है, तशवीश का इजहार किया, कंसर्न्स शो किए हैं। और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने बेसिकली 2 मुतालबात किए हैं। पहला मुतालबा तो उनका ये है कि जब तक धांधली के ऊपर शफाफ तहकीकात नहीं हो जाती और ये जो सारा इलेक्शन प्रोसेस है उसको क्लियर नहीं करार दे दिया जाता, तब तक आने वाली हुकूमत को रिकग्नाइज ना किया जाए, उनके साथ इंगेज ना हुआ जाए। और दूसरा जो उन्होंने मुतालबा किया है वो ये कि जितने भी पाकिस्तान में सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए और इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मुतालबात हैं, लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ेगा? सिर्फ 30-31 सेनेटर्स से तो मैं नहीं समझती कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें मज़ीद सेनेटर्स शामिल हो जाते हैं, और अमेरिका में इस वक्त ये देखना पड़ेगा कि उनके अपने भी चूँकि आपको पता है इंतखाबात का मामला है, तो वो भी पब्लिक सेंटिमेंट जो है ख़ासतौर पर जो एक कम्युनिटी है पाकिस्तान की वहाँ पर, उसको भी देखते हुए उनको भी अंदाज़ा है कि उन्होंने किस तरह से अपनी गेम चलानी है। तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए भी कि वो बिल्कुल ही इस यानी इस सारी चीज़ के ऊपर एक लाताल्लुकी जाहिर करें। लेकिन फ़िलहाल तक ये इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि जी बिल्कुल ही वो मुंह नहीं लगाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली IMF भी पाकिस्तान को पैसे दे ही देगा और बाकी हुकूमतें भी कुछ ना कुछ तस्लीम कर ही लेंगी आने वाली हुकूमत को। नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी अंदर के इश्यूज़ होते हैं तो ज़्यादातर जो बाहर के ममालिक होते हैं उनका तर्ज अमल यही होता है कि भाई आपके इंटरनल इश्यूज़ हैं, अब जो गवर्नमेंट बन गई है हमने तो बहरहाल उसी के साथ चलना है। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है फॉरेन अफेयर्स की। तो मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चलेगा इस सिलसिले में। एक चीज़, मूडी की जो रेटिंग एजेंसी, मूडीज़ ने जो रेटिंग एजेंसी है उसने जो एक रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने भी ये कहा है कि IMF के लिए बड़ा मुश्किल है होगा इन अगली हुकूमत के साथ चलना, और अगली हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा IMF का मुआहदा हासिल करना, क्योंकि जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं और जिसके नतीजे में जो एक मैंडेट आया है उसमें अगली जो हुकूमत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है कि वो IMF के साथ बेहतर शराइत के ऊपर निगोशिएट कर सके और उनसे कोई अच्छा पैकेज हासिल करने में कामयाब हो सके। तो उन्होंने
भी अपने तशवीश और कंसर्न्स शो किए हैं। अच्छा, IMF के ऊपर चूंकि बात बड़ी हो रही थी, तो मैंने इसके ऊपर एक अपने ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से एक पोल भी कंडक्ट किया और उसमें मैंने सवाल रखा कि जी IMF के जो नाम खत लिखा है PTI ने, उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, तो क्या आपके ख्याल से ये खत लिखा जाना चाहिए था या नहीं? और इसके ऊपर हैरत अंगेज तौर पर 96% जो पाकिस्तानी थे उनकी तरफ से जो मुझे इस पर रिस्पॉन्स आया है, तो उनका ये मानना है कि खत लिखा जाना चाहिए था। वो इस चीज़ की हिमायत कर रहे हैं कि बिल्कुल प्रेशर बढ़ाना चाहिए और इस हुकूमत को जो जिस तरह भी शिकंजे में डाला जा सके वो डाला जाना चाहिए। तो अब एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि IMF का मामला है, फिर ये सेनेटर्स हैं, फिर ओवरऑल जो एक इकॉनमी की सूरत हाल है, तो अगली हुकूमत के लिए जहाँ इंटरनल इश्यूज हैं PTI की सूरत में, उनको एक एहतजाज का सामना करना पड़ेगा, मैदान में भी और बाहर ऐवान में भी, सब जगह। तो वहीं पर उन्हें मईशत को संभालने के लिए भी जो पापड़ है वो भी बेलने पड़ेंगे और बज़ाहिर इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो इनको नज़र आ रही है। अब जी आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो बात हो रही है कि जी उनकी मरकजी अपीलें फिक्स हो गई हैं। इमरान खान साहब की बेसिकली जो इससे पहले आपने जो पिछले व्लॉग में मैंने बात भी की थी, तो इब्तदाई तौर पर जो फैसला था उसको मुअत्तल करने के हवाले से जो थी अपील समाअत के लिए चल रही थी, जिसके लिए 5 मार्च तक का अगला जो टाइम फ्रेम था वो दिया गया था। और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहा था कि अगर अब भी प्रोसिक्यूटर ने आकर उसमें कोई पेशरफ नहीं की तो फिर हम फैसला दे देंगे। और फैसला देने का मतलब ये कि जो इंटरम उन्होंने पहली जो सीख की होती है इस्तदा कि जी फैसला मुअत्तल कर दें और जमानत दे दें, तो वो फिर अल्टीमेटली बात आगे बढ़ जाती है। तो अब जहां ये चीज होनी थी उससे पहले ही ये बड़ा हैरत अंगेज है कि मंगल के दिन पहले ही इमरान खान साहब की जो मरकजी अपीलें हैं उनको मुकर्रर कर दिया गया। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि आमतौर पर मरकजी अपीलें जो हैं वो काफी दिनों बाद, महीनों बाद जाकर कहीं फिक्स की जाती हैं समाअत के लिए। इसमें दोनों में फर्क आपको समझना होगा। एक होता है कि एक छोटा फैसला आप ले लेते हैं कि चलें फिलहाल जल्दी से ये जमानत तो दें सजा मुअत्तल करके, और एक होता है कि आप पूरा केस दोबारा चैलेंज कर देते हैं कि जी पूरा केस ही आप इसको स्टडी करें और इसको क्वैश करें और बाइज्जत बरी करें। तो ये दोनों में थोड़ा सा आप डिफरेंस देखें। अभी जो समाअत हो रही थी वो सिर्फ अपील थी कि जी फैसला मुअत्तल करें और जमानत दे दें, लेकिन अब जो केस फिक्स हुआ है वो पूरा केस दोबारा से रीट्रायल होगा, जिसमें वो वाला जो मरकजी अपील है, मेन अपील है, वो फिक्स हो गई है। इस पर बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स काफी खुश गुमान हैं कि ये जो अपील हुई है दोबारा से फिक्स, तो ये बड़ी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसमें खान साहब के लिए जो है बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये मरकजी अपील हो गई है तो इसका मतलब है कि जी फौरन ये तो केस ही खत्म हो जाएगा, और अगर केस खत्म हो जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएंगे, तो फिर तो डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म, फिर तो खान साहब असेंबली में आने के लिए अहल भी करार पा जाएंगे। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि चंद हफ्तों में ही उनका जो अपील है वो लग गई है, जबकि बाजुका तो ये साल साल तक नहीं लगती है। तो इसके ऊपर मैं पहले से ही ये सोच रही थी कि जिस तरह के हालात हैं उसमें हम ये कोई अच्छा भी काम होता है तो हमें वो मशकूक ही लग रहा होता है। ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा होता है कि यकीनन इसके पीछे कोई और वारदात की तैयारी है, क्योंकि आमतौर पर ये इतने अच्छे हैं नहीं कि चलें जी जल्दी से अपीलें फिक्स करके, क्यों कोई इमरान खान को एकदम इस तरह से रिलीफ देकर, और बल्कि रिलीफ क्या बाइज्जत बरी करवा के उसको असेंबली में आने का एक चांस दे रहा है। तो ये देखिए ये बात कोई मुताबिकत नहीं रखती है हालात से जो अभी तक हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी सस्पिशियस थी कि जितने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो हैं वो खुश हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इस तरह की सिचुएशन होने जा रही है। तो उसके ऊपर फिर जो फर्दर मैंने मुख्तलिफ कानूनी लोगों की राय भी देखी है, तो उस पर मैं फिर इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि एक राय ये एग्जिस्ट करती है, जो मैं आपको 2 पॉइंट्स उसके रख देती हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि इसका मकसद ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब की जो मरकजी अपील है उसको फिक्स करके समाअत में उसमें फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी रखी जाए। देखिए जो पहला मामला है ना उसमें तो फौरन उनको बाहर आ जाना था, लेकिन अगर मरकजी अपील पर ट्रायल दोबारा से शुरू हो जाता है तो वो फिर एक लंबा प्रोसेस है और उसमें फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी रखा जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मामला है कि इन्होंने इसलिए कि जी इसमें तो फौरन रिहाई देनी पड़ेगी, तो लिहाजा मरकजी अपील लगा दो जिसमें मजीद इनको अंदर बंद रखा जा सके। तो मुझे तो इस बात का इम्कान नजर आ रहा है कि इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि इमरान खान को अंदर रखने के लिए
मरकजी अपील ही लगा दो। इसके अलावा मेरे जहन में एक और जो खदशा है वो ये है कि इसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि ये लोग चाहते हैं कि जब तक कुछ मखसूस जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उसके अंदर अंदर ही इमरान खान साहब की जो सजाएं हैं वो पक्की कर दी जाएं। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बुरा सोच रही हूँ, लेकिन चूंकि जो जितनी मेंटालिटी अब हम देख चुके हैं कि जिस तरह के ये लोग हैं, तो इनसे मुझे तो कोई फौरी जो है ना खैर की उम्मीद नहीं होती, इसलिए मुझे इनके हर काम में एक शर नज़र आता है। तो इसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसका मकसद ये भी हो सकता है कि जी अभी तो इस्लामाबाद से भी ठप्पा लगवा दो, और फिर जब उस फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में अपील करें तो वहां पे भी आपको पता है फिर जो सूरत हाल है, तो वहां से भी वो ठप्पा लगाने में दूसरी दफा सोचेंगे तक नहीं। तो इसलिए कि आपको पता है कि ये जो अगला अक्टूबर है इसमें तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, और फिर उसके बाद जजेस की कुछ मजीद इंडक्शन होनी है, फिर कोई और जज बनेगा यानी चीफ जस्टिस, तो फिर उस वक्त कोई आए और तब तक इमरान खान की अगर अपील पहुंचे तो फिर तो वो हो सकता है अपनी मर्जी से फैसला कर दे या कानून के मुताबिक फैसला कर दे। तो इसलिए इस चीज़ को भी यानी देखा जा रहा है कि कोई तब्दीलियां बड़ी आने से पहले ही मेरा ख्याल है कि उन्हें ये मौका दिया जा रहा है कि जल्दी जल्दी इमरान खान की सजाएं जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पक्की हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट से भी पक्की हो जाएं। मेरा खदशा है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि जो बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और कानूनी माहिरीन हैं, और मुझे खुद भी पता है इस बात का कि केसेस तो बहुत कमज़ोर हैं, और जिस तरह से ट्रायल चला है इस ट्रायल को तो बिल्कुल उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, और इस पर तो दूसरी समात की भी इवन ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ट्रायल उस वक्त भी इसीलिए ऐसा चला था कि पीछे कुछ और मसला था, और वो मसला अभी तक अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो जब तक पीछे वाला वो मसला अपनी जगह खड़ा हुआ है तो फिर हम कैसे इस बात पे यकीन कर लें कि अचानक से हाई कोर्टों से और सुप्रीम कोर्टों से इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरे अपनी जगह पे खदशात मौजूद है। तो बहरहाल जी ये इमरान खान साहब की अपीलों से मुतल्लिक चीज़ें। और अब लास्टली जो बात हो रही है इस हवाले से कि जनाब ऑपोजिशन लीडर किसको होना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो आजकल बड़ा फ़ैन क्लब है वो है शेर अफजल मरवत साहब का, उनका बहुत नाम ले रहे हैं कि उन्हें होना चाहिए। और फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि जरताज गुल इस बारे में एक बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि उमर अयूब को ही होना चाहिए, वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। और ऑफ कोर्स अभी तो हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई के पास चूँकि नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वो नहीं बन पाएंगे, तो फिर वही अपोजिशन लीडर के तौर पर अपने आप को सामने ला सकते हैं। और फिर चौथी जो इसमें चॉइस है वो शानदाना गुलजार साहिबा के हवाले से भी आ रही है। तो शानदाना गुलजार साहिबा जो है वो भी एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती हैं। मेरी ज़ाती राय में उमर अयूब साहब या शानदाना गुलजार साहिबा ज़्यादा बेहतर चॉइस हो सकते हैं। इन दोनों में जो कदरें मुश्तरक हैं वो ये हैं कि दोनों खूबसूरत बातचीत का एक फ़न रखते हैं, यानी बोलने में एक महारत रखते हैं, एक चीज़। दूसरा ये कि दोनों दलेर हैं। तीसरा ये कि दोनों की जो एक यानी वो आप कह लें कि वो डिफेंसिव नहीं है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा की भी जो आप देख लें स्पीच वो बड़ी एग्रेसिव होती है हमेशा, और इसी तरह से उमर अयूब साहब की भी। लेकिन एक पॉइंट जहाँ पर शानदाना गुलजार साहिबा थोड़ा सा जिनको मैं और पॉइंट दे देती हूँ वो ये कि वो खातून भी हैं। तो अगेन ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर जाएगा पीटीआई की तरफ से कि उन्होंने एक खातून को जो है वो अपोजिशन लीडर नामजद किया है। तो इस लिहाज से मेरा जो फिर एक ज़रा सा वोट ज़्यादा हो जाता है उमर अयूब से, वो शानदाना गुलजार की तरफ हो जाता है कि बहुत अच्छी चॉइस है। हमें खुशी होगी कि एक जीती हुई यानी मखसूस नशिस्तों पर नहीं बल्कि जो अवाम के वोटों से जीत के खातून आई है जिसने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की हैं, और जो पख्तूनख्वा से है उनके तरफ से एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कि कौमी असम्बली में हो, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चॉइस होगी। ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और यूं भी बात भी वो दबंग अंदाज से करती हैं, अपना मुकदमा लड़ने की उनमें सलाहियत है, ज़बान के ऊपर उर्दू में इंग्लिश में उनको अबूर हासिल है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चॉइस होंगी शानदाना गुलजार साहिबा अगर बनती हैं। तो बहरहाल देखते हैं, चॉइस तो ज़ाहिर है पीटीआई को ही करनी है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर टफ जो कंपटीशन है वो नज़र आ रहा है। बाज़ लोगों ने आज बहुत ज़्यादा पिछले वाले वीलॉग में ये सवाल किया हुआ था कि शेर अफजल मरवत और आदिल राजा की जो एक आपस में टसल चल रही है इसके ऊपर मैं कोई बात करूँ।
तो वैसे तो मेरी कोशिश होती कि जो आपस में लोगों के मामलात हैं उसमें क्या बात की जाए, लेकिन बड़ा सिंपल सा है ये जानना कि कौन ठीक है। देखिए, शेर अफजल मरवत रोज इमरान खान से मिलता है, या इमरान खान का उसको इत्मीनाद हासिल है, इमरान खान ने उसको टिकट दिया है, वो इमरान खान के नाम से असेंबली में पहुंच चुका है। और आदिल राजा तो कभी इमरान खान से पता नहीं मिला भी है कि नहीं, और वो बहुत दूर बैठे हैं और प्रैक्टिकली वो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर आकर पाकिस्तान में, ना अवाम के लिए, ना पीटीआई के लिए, ना इमरान खान के लिए। तो सिंपल सी बात है, जिसपे इमरान खान का इत्मीनाद है, जो रोज इमरान खान का पैगाम लेकर आगे आ रहा है, लेके आगे फैला रहा है, तो वही इमरान खान का काबिल इत्मीनाद साथी हो सकता है, ना कि कोई 7 समंदर दूर बैठा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई गद्दार ही होगा या वो कोई नहीं चाहता होगा, मुझे उनकी नीयत का नहीं पता है। लेकिन शेर अफजल मरवत के ऊपर तो अगर आदिल राजा और शेर अफजल मरवत में से चॉइस करना, तो ऑफकोर्स आप शेर अफजल मरवत को ही चॉइस करेंगे, जो यहाँ पर बैठ के अवाम के अंदर बैठ कर जिद्दोजहद कर रहा है। बाकी ये जरूर है कि जो ओवरसीज होते हैं वो बहुत ये जो बेसिक एक डिफरेंस है वो आ जाता है तो दोनों ज़्यादा पीटीआई सपोर्ट की बात करते हैं, आदिल राजा भी, लेकिन उनका ज़रा बाहर बैठ कर ये कहना कि जी आओ जी फौज भी अटैक कर दो, ये वो इस टाइप की बातें करते हैं। जबकि जाहिर है जो हम यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, वो हम ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं और हमें पता है कि हमारे मुल्क में किस तरह के हालात हैं और कितना आप जो है वो बात कर सकते हैं, कितना एहतजाज कर सकते हैं। तो बाहर बैठे तो ये आसान लगती है बात कहनी कि जी बस मार दो, गिरा दो, तोड़ दो और हमला कर दो, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो आप